32,000 बच्चों के साथ आप थोड़ा सा नाइंसाफी करोगे, उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, समस्या क्या है? मिलनी चाहिए, मैं कहता हूँ मिलनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? कोर्ट की बात को मान लो। दिक्कत आप है ना सर? नहीं जी, कोर्ट की बात को मान लो। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, 56-57 में सीईटी में इस पूरे ग्रुप सी में अगर पेच फंसा है तो किन मेन मुद्दों पे पेच फंसा है? सरकार किस चीज़ से बच रही है? मेन मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट। जगदीप जी, दो चीज़ें ठीक करा दीजिए, ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। 1, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं, इन्होंने गलती इनसे, ये 3.25 लाख बच्चे जिनको क्लियर हुआ था, आप क्या चाहते हो? 3.25 लाख की दोबारा जांच हो या फिर जो ज्वाइनिंग हो तो डिपार्टमेंट खुद करे? लेकिन गलती, अब मैं बताता हूँ गड़बड़ी, इनसे 3 गलतियां हुई हैं। पहली गलती तो ये होगी, आपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जो है बाद में देने चाहिए थे, आपने 2 स्टेज पे किए, इसके कारण ये गड़बड़ फंस गई। चलिए फंस गई, इसको बाहर निकालने का तरीका इनके पास में क्या था? इन्होंने पीपीपी से सारी इकोनॉमी इसको जोड़ा हुआ है, इनकम वेरिफिकेशन को, ठीक है। हाँ, तो पीपीपी अपने आप में आयोग के पास जी ने जैसे कहा, वो आयोग मान ले, ठीक है, थोड़ी मिली भगत आपकी बात हो जाए, मिली हुई उनकी बात हो जाए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कितने दिन में ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है? आयोग के पास सारा डाटा है, कितने पटवारी हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। रूटीन बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कितने पटवारी होंगे? हजारों की संख्या में है। क्या कह रहे हैं कि ईयर्स लगेंगे? सरकार है, कुछ तो शर्म कर लो। ये चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल हो गई दोबारा से? नहीं, ऐसा आप नहीं चाहते ना? सीईटी क्वालिफाई का नेचर भी आप मेरे ख्याल से नहीं चाहते। सीईटी क्वालिफाई हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के हित में रहेगा। यदि नहीं होता है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे होने या ना होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ना होने, सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हरियाणा में अगर जिक्र है तो वो है सीईटी का, ग्रुप 56-57 का और इतनी सारी वैकेंसियों का। भाई जब आप HSSC ऑफिस भी जा, वहाँ जवाहर यादव जी से भी मिला, हाँ, कोर्ट में इस हिसाब से भी मुलाकात हुआ है। और ये तो खैर सारे एक पक्ष के हैं, ये सभी एक पक्ष के हैं। जो इसका अपोजिशन है, आज वहीं बैठे हैं हमारे रविंद्र सिंह ढुल एडवोकेट साहब के पास। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। भाई साहब, जिनका मैंने नाम लिया, HSSC ऑफिस, आयोग, AG साहब, हमारे जवाहर यादव जी OSD साहब, वो सब एक तरफ और आप एक तरफ, इतने भारी क्यों पड़ रहे? वो इसलिए शायद कि कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय की नज़र में सरकार ने अन्याय इतने किए हुए हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ी मिलती है। लेकिन खबरें ये चलती हैं कि आप ही, मतलब आप और 2-3 एडवोकेट, वो ही सिर्फ कांग्रेस में हो, इसीलिए आप अपोजिशन का रोल स्ट्रांगली अदा कर रहे हो। अपोजिशन कर रहा है नहीं कर रहा वो तो ढीला है, जो स्ट्रांगली आप रोल अदा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट टाइम में बाबूजी विधायक बनेंगे और डिप्टी CM कभी उन्हीं को बना दें, इतना बड़ा आपका रोल है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, जहाँ तक बात आती है मुकदमों की, तो देखिए निश्चित तौर पर जो है, जब हाई कोर्ट के अंदर सर्विस मैटर जो हैं, खास करके रिक्रूटमेंट के 5-6 एडवोकेट्स का एक नाम पिछले 7-8 साल से चलता रहा है। लोगों के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं मेरा नाम भी 2013-14 से, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि उस समय पर भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे कि कांग्रेस की एक भर्ती को रुकवाने का काम किया। जेल सुप्रिटेंडेंट की एक भर्ती थी, उसके अंदर एक केस डाला था मैंने, तब भी आप में से किसी को नहीं पता, क्योंकि उस समय भी यूट्यूब इतना पब्लिक नहीं था, तब सरकार कांग्रेस की थी, तब भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे। तब भाजपा की सरकार जो भी होती है आप उसके पीछे पड़ जाते हो। नहीं, देखिए कोर्ट के अंदर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय हुआ है, वो मेरे पास में आया, तो मेरा जो धर्म जो है, मेरा एक्ट जो है, मेरा कानून जो है, मेरा लाइसेंस एज एडवोकेट, वो मुझे ये कहता है कि भाई आप जो है, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है न्याय पाने के लिए, तो आप उसे मना नहीं करोगे, आप उसे वस्तु स्थिति बताओगे। यदि वो फिर भी चाहता है कि आपने कोर्ट में केस करना है तो आप करोगे। तो लोगों की बात हमको कोर्ट तक पहुंचानी है, बाकी तो जो करना है कोर्ट ने करना, हमने क्या करना है। मतलब ये मान के चलूं, आधों में से कुछ लोग तो आपके खिलाफ रहेंगे। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि नेचुरल सी बात है, 2 पक्ष रहेंगे, एक पक्ष में एक विपक्ष में। न्याय व्यवस्था ऐसे ही चलती है, ये ऐसे ही चलेगी, इसमें कोई रोक टोक तो हो नहीं सकती। सरकार के खिलाफ तो हम तब भी थे, आज भी रहेंगे। लगता नहीं कि 32,000 बच्चों के साथ आप थोड़ा सा नाइंसाफी करोगे, उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, समस्या क्या है? मिलनी चाहिए, मैं कहता हूँ मिलनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? कोर्ट की बात को मान लो। दिक्कत आप है ना सर? नहीं जी, कोर्ट की बात को मान लो। मैंने कब कहा है भाई दीवानी रोको? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो स्वागत करता हूँ। मुझे ये बताएं, जब कोर्ट ने एक बात कह दी थी भी आप वेरीफाई करा लो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के क्लेम्स को आप वेरीफाई करा लो। बात और सुनने में आई है एडवोकेट साहब, इससे पहले जब लास्ट जो सुनवाई हुई उसमें ये खबर आई कि भाई हमारे एडवोकेट साहब तो डिबेट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो तो
आगे आगे डेट लेने पे तैयार थे। ये तो एजी साहब का शुक्रिया था जो उन्होंने डिबेट की। ऐसा था कि नहीं था? ये खबरें चली हैं। किस महापुरुष ने आपको ऐसी बात बता दी? नहीं सर, ये खबरें हवा में चलती तो मैं हवा से पकड़ के आपके पास लिया। कोर्ट नंबर 1 जो है इस समय पे मनोज जस्टिस रितु बारी जी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इस हाई कोर्ट की, तो उनकी कोर्ट के यदि 1% भी किसी व्यक्ति को टेंडेंसी का पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इनकम्प्लीट एक लिस्ट होती है, यानी कि जिन केसेस में सर्विस नहीं हुई, यानी कि जिन केसेस में कोई वकील पेश नहीं हुआ या फिर जो है अन्य अभी रिप्लाई नहीं आई है, कोई ऐसी स्थिति है, उन सभी केसेस को यह कोर्ट दोपहर को 1:30 बजे जब कोर्ट नहीं होती है उस समय पर रीडर साहब सुनते हैं। रीडर साहब ही उनमें डेट डालते हैं, क्योंकि ये मामला सर्विस के लिए लगा हुआ था। पहली डेट पे तो जो अपील के अंदर कमीशन महाराज ने जाकर के वहाँ पे प्रोसेस फीस नहीं फाइल की, इसलिए नोटिस नहीं इशू हुए। जब नोटिस इशू हुए तो सभी लोगों के पास में नहीं जा पाए, ठीक है, तो नहीं जा पाए तो उसमें जो है एजी साहब की तरफ से 2 बजे मेंशन ये किया गया था कोर्ट के बैठते ही कि इनकम्प्लीट लिस्ट में आपने ये केस 1:30 बजे रखा हुआ था, कृपया करके 1:30 बजे के बाद अब 2 बजे अब सुन ले। हम वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, हमने कब कहा कि ना सुने? हमने कहा सुनिए, हम तैयार हैं। लेकिन आप जो 6 एडवोकेट की जो आपकी इकट्ठा ग्रुप है, 6 में से एक तो नाम आता है रविंद्र सिंह डोल का, एक नाम आता है रजत मोर्जी का। इन दोनों तो थोड़ा सा डिफेंडिंग मोड पे थे, बाकी तो सारे चुप थे। एक एजी साहब थे, वो और आप 2 ही थे और बाकी कोई बोल ही नहीं रहा था। एसिड की दवाई नहीं है भाई, आपका कब्ज और गैस चाहे कितनी पुरानी हो, चाहे 5 साल पुरानी हो, चाहे 50 साल पुरानी हो, आप एलोपैथी करो, आयुर्वेदिक दवाई है, प्योर आयुर्वेदिक है भाई, प्योर जड़ी बूटी से बना हुआ, कोई केमिकल का किसी भी तरह का एलोपैथी इसमें कोई इस्तेमाल। दवाई दिखाइए एक बार। यह भाइयों है 500 ग्राम का डब्बा च्यवनप्राश, आधा किलो का? आधा किलो का। ओके, ये है भाई वह दवाई। देखिए वो तो अब मुद्दे के बारे में यदि मैं बोल रहा हूँ, रजत भाई बोल रहा है, तो मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि कोर्ट को इस चीज़ का पता रहे कि मामला बेसिकली क्या है, क्योंकि पहली बार मैडम इस मामले को सुन रही थी, इससे पहले तो उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। केवल जुडिशरी को केवल इस चीज़ की जानकारी थी कि सरकार जो है रात को जा करके कोर्ट खुलवाई है, रात को जाके मेंशन किया है और सुबह 8 बजे सुनवाई हुई है। ये बड़ा लंबे समय से हमने कभी नहीं देखा इस हाईकोर्ट के अंदर कि ओवर द नाइट इस प्रकार से किसी प्रकार के मामले की सुनवाई सकते हैं तो बच्चों के लिए नहीं, लाइफ एंड लिबर्टी के लिए तो खुली सकती है। लाइफ एंड लिबर्टी आतंकवादी हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति की जान को खतरा है तो आप कोर्ट को रात को 1 बजे भी जगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आतंकवादी हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, मुद्दे की बात है। हाँ हाँ, जहाँ तक बात सर्विस मैटर में है, सर्विस मैटर में ऐसी कोई अर्जेंसी रही हो कि भाई ओवर द नाइट ऐसे सुनवाई हुई हो, ये मैंने पिछले 20 साल के अंदर पहली बार देखा है। और सरकार इतनी गजब की है कि भर्ती के ऊपर कोई स्टे नहीं है, जाकर के अपील में चुपचाप जाके स्टे ले आई। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, 56-57 में सीईटी में इस पूरे ग्रुप सी में अगर पेच फंसा है तो किन मेन मुद्दों पे पेच फंसा है? सरकार किस चीज़ से बच रही है? मेन मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट। जगदीप जी 2 चीज़ें ठीक करा दीजिए, ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। 1, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं, इन्होंने गलती इनसे एक बहुत बड़ी हुई है। देखो मैं आपको बता दूं इनसे गलती कहाँ हुई है। यदि वो गलती नहीं हुई होती है ना, ये सारे के सारे बता दीजिए, सुधार लेंगे। हाँ, गलती इनसे कहाँ हुई है? इनकी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स 2 स्टेज पे दिए जाने हैं, यानी कि सीटी क्वालिफाई के टाइम पे भी और सीटी स्किल टेस्ट के टाइम पे भी, 2 टाइम पे, ठीक है। यदि ये इसको एक ही टाइम पे देते तो ऐसी जो है गड़बड़ नहीं होती। कारण क्या है कि आपने जो है क्राइटेरिया तो कर दिया लिमिटेड, यानी कि एक पोस्ट मान लीजिए 4 है और 4 गुना मान लीजिए बुलाने हैं 16। अब 16 में वो लोग भी आएंगे जिन्होंने क्लेम किए हैं और वो लोग भी आएंगे जिन्होंने क्लेम नहीं किए हैं। तो ये क्राइटेरिया केवल 16 लोगों तक सीमित है जो कि रिटर्न में जो है पेश हो पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति गलत नंबर लेता है और उस 16 के अंदर आ जाता है तो वो एक गलत व्यक्ति एक सही व्यक्ति को बाहर निकाल देगा, पेपर देने से उसे वंचित कर देगा। लेकिन ये 3.25 लाख बच्चे जिनको क्लियर हुआ था, आप क्या चाहते हो? 3.25 लाख की दोबारा जाँच हो या फिर जो ज्वाइनिंग हो तो डिपार्टमेंट खुद करे? लेकिन गलती, अब मैं बताता हूँ गड़बड़ी। इनसे 3 गलतियां हुई हैं। पहली गलती तो ये होगी, आपने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जो है बाद में देने चाहिए थे, आपने 2 स्टेज पे किए, इसके कारण ये गड़बड़ फंस गई। चलिए फंस गई, इसको बाहर निकालने का तरीका इनके पास में क्या था? इन्होंने पीपीपी से सारी इकोनॉमी इसको जोड़ा हुआ है, इनकम वेरिफिकेशन को, ठीक है। हाँ हाँ, तो पीपीपी अपने आप में गड़बड़ है। पीपीपी के अंदर सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है, ना कि जो प्रॉपरली वेरीफाइड एंड असेस्ड इनकम है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेयर्ड मैं भी मेरी कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरी पीपीपी में मेरी इनकम 0 है,
मुबारक। मैंने जवाहर यादव जी को बताया, मेरे मित्र है, प्रिय मित्र, डिबेट में मैंने कहा कि जवाहर जी 20 लाख का तो मैं रिटर्न भरता हूँ भाई, 0 का क्यों रखी है मेरी इनकम, नहीं हमें भेज दीजिए हम ठीक करा देंगे। अरे तुम ठीक करा दोगे यार, मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरे से पूछा ही नहीं आपने कभी इसको ठीक कर दो। तो ऐसे तो बहुत लोगों के साथ हो रखा है। इसका मतलब हैं जो कटे हुए हैं, बीपीएल कट गए उनके, इसलिए कटे हैं ना, क्योंकि आपने वेरीफाई कभी किया ही नहीं उस डेटा को, तो ऑन वेरीफाइड है। चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि भी पीपीबी सही है। तो इन्होंने अभी पीछे की बात है कि मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स को वेरीफाई कराया इन लोगों को जिन्होंने 56 और 57 का पेपर दिया था। एक समाचार पत्र के अनुसार 7800 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया जिन्होंने ये नंबर गलत लिए हुए हैं। जहाँ तक मेरी डिटेल थी वो फेक इन्फॉर्मेशन थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वो समाचार पत्र के अनुसार है, मैंने तभी कहा है। मैं उसको वेरीफाई नहीं करता, और डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी बताएंगे, उनको पता है, उन्होंने लगाई है, इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो ऐसी बात नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 नंबर है उस पे वेरीफाई, ठीक है, एक तो डाउट हुआ ये पहली बात, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम जो थी इसके अंदर वो थी, इन्होंने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को वेरीफाई नहीं किया, यानी कि जिस पोस्ट के लिए जो व्यक्ति एलिजिबल है, इन्होंने पेपर लेते हुए कभी भी उस एलिजिबिलिटी को चेक नहीं किया। इन्होंने केवल क्या किया, एक कंबाइंड फॉर्म जनरेट किया, उस फॉर्म में इन्होंने क्लिक करा लिया और क्लिक करा के आपने सबमिट कर दिया, तो वो व्यक्ति सभी पोस्टों के लिए अप्लाई हो गए। तो हुआ क्या, हायर जिन लोगों के मार्क्स थे उन्होंने ऐसे बहुत से ग्रुप्स के अंदर जो है इस 4 गुना क्राइटेरिया में से उन लोगों को बाहर निकाल दिया जो एक्चुअल में क्वालिफाइड थे उन पोस्टों के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कानून गो की पोस्ट का, मैं बार बार उसका एग्जांपल देता हूं कि मेरे सामने वो विषय मेरे सामने है। पटवारी की पोस्ट का, पटवारी की पोस्ट के लिए स्पेशल एग्जाम होता है, कानून गो की पोस्ट के लिए आपका मिनिमम सरकारी पटवारी होना जरूरी है। कानून गो की पोस्ट जिसके लिए केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेपर दे सकते थे, जो कि वर्किंग पटवारी है, उसमें इन्होंने नॉन पटवारियों को बिठा रखा है। सीईटी में क्यों बिठाया भाई? वो इसलिए बिठाया कि इनके सॉफ्टवेयर में ये फॉल्ट था और इनके सिस्टम के अंदर इनकी वेरिफिकेशन में ये फॉल्ट था कि इन्होंने ऊपर नंबर वाले सारे बुला लिए। इन्होंने ये नहीं देखा कि जिस व्यक्ति को जिस पोस्ट के लिए बुला रहे हो क्या उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है या नहीं। तो उससे क्या हुआ, वो भी जांच हो जाएगी। वैसे तो सर उसके ऐसे कितने लोग होंगे ऐसे आप बता रहे हैं? मैं ऐसे मैं बता रहा हूँ 50% से ज़्यादा की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कारण क्या है कि आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वेरीफाई नहीं किया। फायर ऑपरेटर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर फायर ऑपरेटर की जगह नॉन फायर ऑपरेटर को बिठा रखा आपने। तो मतलब ये तमाशा जो है ना इन्होंने खड़ा किया, वो तमाशा किस लिए खड़ा हुआ? 2 पॉइंट हो गई। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ठीक है, केवल एक मामला नहीं है। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में कभी वेरिफिकेशन हुई नहीं है। दे डोंट नो कि कौन बंदा किस पोस्ट के लिए वेरीफाई करता है, क्वालिफाई करता है। तो आपको उसमें केवल एलिजिबल लोगों को ही बिठाना चाहिए। ये ड्यूटी इनकी है, ये हमारी नहीं है। हमारी ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए इसे सीईटी लेते हुए। आज के टाइम पे इलाज क्या है फिर इस चीज का? इलाज ये है कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करिए और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ग्रुप बनाइए। और वेरीफाई आप चाहते हो मामला खींचे लंबा? नहीं जी, मैं क्यों चाहूँगा। आप कैसे करा दोगे? आप चलो 1 सेकंड रुको। मैंने एक पोस्ट का आपको बताया ना कानून गो का, HSSC ने 10 पोस्ट निकाली मानिए और 10 कानून को लगा दिए, ज्वाइन करा दोगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जब इनएलिजिबल बंदे को आप रिकमेंड करके वहां पे भेजोगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी? कि सर पे लेके ना चाहिए इन पोस्टों को। ये दे मस्ट नो, जज साहब ने फिर क्या, दे मस्ट नो कि केवल वही व्यक्ति रिकमेंड होना चाहिए जो व्यक्ति एलिजिबल है। जब आप एलिजिबल लोगों को सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे श्रीमान जी, तो उस रिजल्ट का निकाल के करोगे क्या आप? ये तो बता दीजिए। ज्वाइन ही नहीं हो सकते। आपको एग्जांपल दूं, एडवर्टीजमेंट नंबर 12/2019 इंस्ट्रक्टर्स की एडवर्टीजमेंट है। अभी यहाँ पे भी धरना भी चल रहा है, आप जाकर के पूछ करके आइएगा। उसमें 90 से ऊपर कैटेगरी के अंदर पेपर हुआ है। उसमें HSSC ने 90 में से 50 कैटेगरी कम से कम ऐसी होंगी जिसमें इन्होंने इन एलिजिबल बंदों को रिकमेंड करके वहाँ पे भेज दिया। डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट 2021 में रिजल्ट आया था, 21 से अब तक 23 का एंड आ गया, अभी तक बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, धक्के खा रहे हैं। क्या उससे हुआ क्या भाई? उस रिजल्ट से आपने, अगर आप एलिजिबिलिटी को चेक करते और केवल एलिजिबल लोगों को रिकमेंड करते तो अभी तक सभी बच्चे नौकरी कर रहे होते। वो किसका दोष है? कमीशन का है कि उन बच्चों का है, या हमारा है जो कोर्ट में लेके जाते? लास्ट की जो सुनवाई उसमें जज साहब का क्या प्रेडिक्शन था? देखिए, कोर्ट ने, मालोड ने कोर्ट की टिप्पणियों को हालांकि सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, हाँ ठीक है, लेकिन मालोड ने पूरे मामले को समझा जी। पहले तो उनको नहीं जानकारी थी, हमने उनको जानकारी दी कि किस प्रकार से इन्होंने मेस क्रिएट किया। हमने उनको बताया कि भी
ईएसएम कोर्ट के अंदर आए हैं। मैंने ये मामला रखा कि जी एक्स सर्विसमैन इस कोर्ट के अंदर आए हैं डीईएसएम के खिलाफ, कि डीईएसएम क्यों बुला लिए। डीईएसएम भी इस कोर्ट के अंदर आए हैं ईएसएम के खिलाफ, कि ईएसएम क्यों बुला लिए। रजत भाई उसमें डीईएसएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं ईएसएम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फौजी और फौजी के बच्चे एक दूसरे के खिलाफ केस डाल रहे हैं। ये भी इतिहास में पहली बार यही सरकार लेकर के आई है। डीएसएम भी अनसेटिस्फाइड है, ईएसएम भी अनसेटिस्फाइड है। गजब देखिए, फ्रीडम फाइटर के बच्चे भी अनसेटिस्फाइड है। कि कारण क्या है कि डीएफएफ फ्रीडम फाइटर की जो कैटेगरी है उसमें से कहीं से तो बुला लिए बच्चे, जनरल कैटेगरी से इन्होंने डीएफएफ में किसी को नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। एससी से बुला लिया, बीसी से बुला लिया, भाई जनरल कैटेगरी वालों को क्यों नहीं बुलाया आपने? वो जनरल कैटेगरी वाले बेचारे डिफेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर कोर्ट में खड़े हैं कि हमको नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? अब डीएफएफ यदि पेपर ही नहीं देगा श्रीमान जी, वो सेलेक्ट कैसे होगा? 19 तारीख को क्या होना है? 19 तारीख को यही बहस होनी है, 19 को यही बहस होनी है। देखो सर्विस कंप्लीट, जहाँ तक मैं मेरे केस थे 6, ठीक है। मैंने तो वहीं, हालांकि अन्य वकीलों ने वहाँ पे वो नहीं दिया, अपीयरेंस नहीं दी, मैंने अपनी अपीयरेंस दे के 6 की 6 केसेस में मैंने इंश्योर किया कि वहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाऊँ मेरे सभी क्लाइंट्स के लिए। मैं कोर्ट में मेरे केसेस में मैंने सर्विस कंप्लीट करा दी, मेरे अलावा किसी और वकील ने वकालतनामा भी नहीं दिया। सर आपने राघवेंद्र क्लासेस का रिजल्ट क्या? सर देखो, रिजल्ट्स की अगर बात करें ना तो मैं ये बहुत प्राउड फील करके बात कह सकता हूँ कि सोनीपत में इस समय कोई एकेडमी, कोई संस्था रिजल्ट दे रही है तो राघवेंद्र क्लासेस है। सबसे पहले मैं दीपक का नाम लूँगा, दीपक दैया, ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स। मैंने लेकिन दे दिया। तो तारीख पे तारीख तो मिलती रहेगी? नहीं, हम नहीं चाहते, भविष्य हम नहीं चाहते। फॉर ऑल दिस शुड बी कंक्लूडेड, इट शुड बी कंक्लूडेड। हम चाहते हैं कि ये मामला कंक्लूड हो। साहब कभी तो एक बयान आया था ना कि 31 दिसंबर तक बहुत सारी बातों के बारे में सोच लिया। बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगता है तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। कुछ हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री जी को जाके समझा दो, भैया इस तरह की गड़बड़ कर रही है कमीशन, कहीं ना कहीं उनकी छवि को देखते हुए। मुझे तो लगता नहीं, आंखों पे पट्टी रहती है इनकी, ये मुझे पता है, मुझे निजी तौर पे पता है, उनके आंखों पे पट्टी रहती है। इन्होंने कभी भी, मुख्यमंत्री जी ने आम लोगों की इस मामले में बात सुनी नहीं। हमेशा कमीशन के चेयरमैन ने जो कह दिया वो सही है, हमेशा से देखा है मैंने। कुछ मामले मैंने खुद पर्सनली रिप्रेजेंट किए थे, वहाँ पे भी ऐसा हुआ। सबकी तरफ से ऐसा नहीं हो सकता कि भाई रविंद्र जी को भी बुलाओ, रजत को भी बुलाओ, आयोग को भी बुलाओ, एजी साहब को बुलाओ, बैठो एक टेबल पे बुला लीजिए, मैं तैयार हूँ। तो उससे क्या 19 दिसंबर को शट आउट हो जाएगा सर? उससे पहले हो जाएगा। बुलाइए आप, कमीशन हमारी बात को सुन ले, बिना कोर्ट के बुलाइए। तो फिर क्या ये ईगो की तरफ बात नहीं है? ईगो नहीं है जी, न्याय चाहिए। हर एक व्यक्ति इस देश का नागरिक है, उसे न्याय का भी अधिकार है, उसे न्याय का अधिकार है। हमें तो पेपर नहीं देना, मैंने तो नौकरी नहीं करनी, लेकिन जिसने नौकरी करनी है उनका क्या। अब मेरा केस एक एक्स सर्विसमैन का है, मैं, आप मुझे बताइए, एक्स सर्विसमैन फौजी, ठीक है, कानून ये आपकी बात है। अगर आयोग माने कितने दिन में वो इम्प्लीमेंट वर्क हो सकता है, कितने दिन में ज्वाइनिंग हो सकती है? आपने जैसे आयोग के पास रजत जी ने जैसे कहा, वो आयोग मान ले, ठीक है, थोड़ी मिली भगत आपकी बात हो जाए, मिली हुई उनकी बात हो जाए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कितने दिन में ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है? आयोग के पास सारा डाटा है। कितने पटवारी हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर? रूटीन बात कर रहा हूँ मैं आपसे। कितने पटवारी होंगे? हजारों की संख्या में है। यदि एक जिले के गांव के अंदर जो पटवारी जिसकी हुआ है उसकी ड्यूटी लगाई जाए, पटवारी का कितना समय लगेगा वेरीफाई करने में? सर इन्होंने कह तो दिया कि भी फिजिकल वेरिफिकेशन, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से आता है, सेंट्रल फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे ये CFMS कहते हैं, जिसे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा खुश होकर के पब्लिक किया सारे प्रदेश के अंदर कि अब जो है कोई भी फाइल कहीं रुकती नहीं है, सब सेंट्रल फाइल मॉनिटरिंग है। अगर मुझे बताइए कि ऊपर से आदेश गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आदेश गया कि भी सभी पटवारियों की केवल इस चीज़ की ड्यूटी है कि 10 दिन के अंदर अपने अपने गाँव के अंदर जितने भी CET के एप्लीकेंट हैं इनके एक्चुअल वेरिफिकेशन करके लाए कि इनके माता पिता की वो जो वस्तु स्थिति क्या है, क्या नहीं है। कितना टाइम लगेगा सर? 2 दिन भी नहीं। तो फिर क्या कह रहे हैं कि ईयर्स लगेंगे? सरकार है, कुछ तो शर्म कर लो। सरकार किस लिए चला रहे हो आप? आपके पास DC है, आपके पास कमिश्नर है, आपके पास महकमा है, आपके पास SHO है, आपके पास पुलिस है, सब कुछ तो आपका है, प्रशासन आपका है। नहीं है कि जो हो ही ना, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। एक आदेश लगेगा, 3 दिन के अंदर सारी खबर आएंगी। कमाल करते हैं सर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा अड़े क्यों है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आयोग क्यों अड़ा हुआ है? मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूं कोर्ट का। पंचकुला के अंदर दंगा हुआ 2017 के अंदर, मैं एडवोकेट था, ठीक है। पंचकुला दंगे के अंदर पंचकुला को जब फूकने की, जलाने की जो साजिश हुई थी,
उस मामले में मैंने जनहित याचिका माननीय कोर्ट में दायर की थी, जिसके बाद में माननीय कोर्ट ने क्या कहा आपको अंदाज़ा नहीं है। माननीय कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया, यहाँ पे लाखों लोग थे पंचकुला में उस समय, ठीक है, लाखों लोग सारे हरियाणा पंजाब से। कोर्ट ने कहा आपको 12 घंटे का टाइम दिया जाता है, अभी शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक पंचकुला में एक भी आदमी नहीं मिलना चाहिए। उन लाखों लोगों को 12 घंटे के अंदर सरकार ने एक ग्राउंड में इकट्ठा कर दिया था, उन लाखों लोगों को कोर्ट के आदेश पे 12 घंटे में। अरे ये क्या कहते हैं कि हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं होता, हमको बताइए भैया, हम कराएंगे। आप मुझे दीजिए 3 गाँव का आप मुझे टारगेट दीजिए, 3 गाँव की 4 दिन के अंदर मेरे को कैंडिडेट का नाम चाहिए, मैं 4 दिन के अंदर आपको सारी रिपोर्ट दूंगा, कौन बंदा कहाँ से क्या कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं सर, वेरीफाई नहीं होगा क्या? बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे देश को। क्या आप ये चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल होकर दोबारा से? नहीं, ऐसा आप नहीं चाहते ना। सीईटी क्वालिफाई का नेचर भी आप मेरे ख्याल से नहीं चाहते। सीईटी क्वालिफाई हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के हित में रहेगा। यदि नहीं होता है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे होने या ना होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना होने में ना होने में। कारण क्या है कि भी वो रूल्स के अंदर आज के दिन में समाहित है। यदि कोई व्यक्ति आकर के मिसलीड करता है कि हम सीईटी क्वालिफाई करा देंगे धरने से प्रदर्शन से, नहीं होगा सर, सीईटी क्वालिफाई फिलहाल नहीं होगा। नेक्स्ट इसी कारण से मैंने ये केस लेने से मना कर दिया था कोर्ट के लिए। ये मेरे पास आए थे जून के अंदर, इन्होंने मेरे को कहा जी सीईटी को क्वालिफाई कराइए। मैंने यहाँ पे इसी टेबल पे यही बैठ के मना किया था कि सर आपका सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा। इसका कारण ये है कि रूल्स में समाहित है और आपने उन रूल्स के तहत पेपर दिया है, और अब पेपर देने के बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्वालिफाई किया जाए, ये गलत है। तो मैंने मना कर दिया था, नहीं होगा सर, इस बार नहीं होगा, अगली बार आप कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है। मेरे साथ मुख्यमंत्री जी ने ऐसी स्टेटमेंट भी दी है। तो जहाँ तक बात सीईटी क्वालिफाई की होगी, हम वेरी क्लियर कि नहीं होगा, ठीक है। अब आ गई दूसरी बात, सीईटी क्वालिफाई के बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस चीज़ को हमको लगातार समझना चाहिए, वो ये है कि आपको केवल मात्र 2 ही चीज़ करनी है। तीसरी चीज़ भी एक मेरे को आपको बताना भूल गया था। पहली चीज़ तो आ गई आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स, दूसरी चीज़ है श्रीमान जी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स कमीशन के पास हैं, तभी तो उन्होंने अप्लाई किया है फॉर्म जी। उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर सकते क्या? 3 दिन के अंदर इन्होंने टीजीटी के लाखों कैंडिडेट्स के यहाँ पे कैंप लगा करके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था, वो भी फिजिकली। कौन कहता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते सर जी? जूस प्लस में डायबिटिक केयर चूर्ण जी, प्लस में मीठी तुलसी का अर्क, ये अर्क है, ओके। और ये चूना है जो कि फ्री है, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। ये 3 महीने रखते हैं और फिर नीम से इसको शुद्ध करके देते हैं और किसी से पैसा नहीं लेते। ये डायबिटिक केयर काढ़ा, ये टोटल 6 आइटम हम देते हैं शुगर की दवाई में। 1700 रुपये विद कोरियर चार्ज है। 1 महीने की दवा है, 40 दिन की दवा। 40 दिन। जगदीप जी, डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई होते क्या? आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को वेरीफाई करना है, आपने सोशियो इकोनॉमिक क्लेम्स को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करवा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। मैं तो कह रहा हूँ फिर बहुत अच्छी चीज़ है, आप लेकर जाइए ना डिपार्टमेंट में। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि डिपार्टमेंट यदि 10% बच्चों को ज्वाइन करवा पाए तो। इनको पता ही नहीं है किस बंदे को किसका पेपर दिला दिया। मेरे पास में आए थे कुछ, एक पेपर एक भर्ती के, इसी में से एक पोस्ट थी, उसके कैंडिडेट्स मेरे पास आए। उन्होंने मेरे को बताया कि सर हमारी क्वालिफिकेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी मैंडेटरी है हमारे उसके अंदर, सर्विस रूल्स के अंदर, ठीक है। और बोला मैंने एक बंदे को, मेरे को एक बंदा मिला, बोला जी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग थी मेरे पास में। बोला तू इस कैटेगरी का पेपर कैसे देगा? बोला जी ऊँ ही भर दिया। वो उन्हीं भर्तिया वाले को आप करवाइए और बीटेक सिविल इंजीनियर को सोशियोलॉजी वाली पोस्ट के ऊपर बिठा देंगे क्या आप? जब हो ही नहीं सकता। आपकी पहली कंडीशन होनी चाहिए पेपर दिलाने से पहले कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करिए, तब जाकर के आप उसको पेपर देंगे। एचपीएससी क्यों नहीं करता? कराते हैं आप एचपीएससी के अंदर आप इंटरव्यू तब तक नहीं दे सकते जब तक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर के कमीशन ये रिपोर्ट नहीं दे देता इंटरव्यू कमेटी को कि ये बंदा एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो एचएसएससी के क्या प्रॉब्लम है भाई? तो एचसीएस के जो 61 बच्चे सेलेक्ट हुए वो फेल हुए आपके हिसाब से, वो ठीक है, मतलब अच्छी प्रोसेसिंग थी 100%। मैंने कभी कोई आपत्ति उठाई नहीं। चलो देखो, ये बातें सुन के तो मज़ा आ रहा है कि जिस बात के फेवर में ये हैं हमारे एडवोकेट साहब हैं, वो सारी बातें लॉजिकल हैं।
खामखा का रगड़ा पिटने वाली बात नहीं। और बहुत सारे एडवोकेट अलग मामलों पे ये मना कर चुके हैं सिटी क्वालिफाई नहीं होगा, तो इसका रगड़ा छोड़ दो भाई। लेकिन जो आज ये बातें सामने आई हैं, ये आयोग को समझनी चाहिए, हमारे चेयरमैन साहब को समझनी चाहिए, हमारे ओएसडी साहब को समझनी चाहिए। मैं क्यों कहूँ यार ये बात, मैंने राम रमी मेरी अच्छी उनके लिए। तो सर क्या होगा 19 तारीख को, उससे पहले हो सकता है? देखिए वर्तमान रोस्टर अगर यदि रहता है तो वैसे मुझे लगता नहीं कि मैडम रितु बारिक जी अगली डेट पे चीफ जस्टिस एक्टिंग रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में रिकमेंड कर दिया है। तो ऐसे में रोस्टर बदलेगा। यदि नए चीफ जस्टिस आते हैं तो ठीक है, वरना जस्टिस संधावालिया जी एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे उस समय पर, जिन्होंने ये फैसला दिया था, इनको पेपर करवाने की इजाज़त दी थी। उनको ये मामला पहले से सारा का सारा मामला संज्ञान में है। उन्होंने संज्ञान में रखते हुए इक्विटी का बैलेंस रखते हुए इनको पेपर कराने की तो इजाज़त दे दी, लेकिन फाइनल रिजल्ट के ऊपर रोक लगा दी। तो उनको तो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। सरकार का पक्ष वो सुन ही चुके हैं, हमारा पक्ष वो सुन लेंगे, उसके बाद फैसला कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नए जज साहब आ गए तो देखो उनको समझाना पड़ेगा। अब प्रोसेस वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम समझाना पड़ेगा कि वो कौन होंगे, कहाँ से होंगे, क्या उस प्रोसेस को समझ पाएंगे, उनको समझाने के लिए कितना समय लगेगा। मैं तो कहता हूँ कंटिन्यू हियरिंग कराइए, 2-3 दिन निकालिए इसको भाई। कब से पेपर आपसी सामंजस्य हो जाएगी? देखिए आप 23 दिसंबर से छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। 29 तक है। हाँ ठीक है ना, 23 तक छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, 30 को भी छुट्टी है, 31 की भी छुट्टी है फिर हमारी सन। तो 19, 20, 21, 22 कराइए, 4 दिन सुनवाई, हमें क्या दिक्कत है? कोर्ट सरकार एप्लीकेशन लगाए कि जी हम 4 दिन लगातार सुनवाई करते हैं। मैं अपने रिट पिटिशनर्स की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उसको नो ऑब्जेक्शन कर दूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम। यदि 3 दिन 4 दिन लगातार सुनवाई होकर के सीटी के मामले का रिजल्ट निकलता है तो इनका निकलना चाहिए, निकालना इनकी ड्यूटी है। लेकिन ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, इसी कारण से कोर्ट को वो काम करना पड़ रहा है जो काम सरकार को करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत थैंक यू सर। भाई इस तगड़ा, इस ठाड़ा इंटरव्यू नहीं हो सकता। सारी निष्कर्ष वाली बात करेगी, कोई राजनीति इस बात में नहीं हुई, कोई डिप्लोमेट इस बात में नहीं हुआ। वकील साहब ने आम आदमी की तरह आपको समझा दिया है। और देखो इतने अच्छे हैं भाई, इन्होंने डिप्लोमेट बात नहीं करी, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी, चाहते हैं ज्वाइनिंग हो।